हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं अनसॉल्व्ड पेपर सीरीज केमिस्ट्री। अनसॉल्व्ड पेपर सीरीज केमिस्ट्री के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी का अनसॉल्व्ड पेपर सीरीज जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। 2020 और 2022 के सारे सेट आप तक पहुँच चुके हैं। अब केमिस्ट्री के मात्र 2 सेट बचे हैं। 2022 सेट नंबर 5 347 GM और सेट नंबर 6 347 GN। मात्र 2 सेट बचे हुए हैं। मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन वगैरह आती रहेंगी। जो बड़ा वर्ग था वो आज का कंप्लीट हो गया है। एक सेट और बचा है जो अगले दिन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो आप लाइक शेयर, व्यूज़ बहुत सारे हो जाते हैं लेकिन लाइक नहीं मिलते हैं, कमेंट नहीं मिलते हैं। तो अनुरोध करता हूं इतनी कंजूसी ना करें, थोड़ा सा कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, है ना। आइए, ओके, थैंक यू। शुरू करते हैं आज का। बाकी आगे आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर पहले का है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के का की बात करते हैं और शुरू करते हैं का को। तो कह रहा है NaCl क्रिस्टल में Na+ आयन के चारों ओर Cl- आयनों की संख्या होती है। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, 6। पहले की खा की बात करें, स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल 90% W/V है। एथेनॉल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो इसका जो यहाँ पर लिखते हैं, पहले का खा का पहला ऑप्शन सही है, 0.779। ठीक है, आया समझ में। चलिए इसको करके दिखाते हैं। एक तरफ एथेनॉल है और दूसरी तरफ ले लेंगे जल। उसने कहा एथेनॉल 90% है, मतलब W = 90% हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? W = 90% हो जाएगा। और इस एथेनॉल का अणुभार 46। जल की मात्रा कैपिटल W = 100 - 90 = 10% या 10 ग्राम हो जाएगी। और कैपिटल M जल का अणुभार 18 होता है। इधर स्मॉल n एथेनॉल के मोल निकाल लेंगे स्मॉल W/M से। तो 90/46 है ना। 90/46 का अगर हम भाग देंगे तो 1.95 हो जाएगा। ये इतने मोल आ गए। इसी तरह इधर ले लेंगे कैपिटल M बराबर कैपिटल W/M। कैपिटल W है 10/18 = आंसर आ जाएगा 0.55 मोल। ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा? कुल मोल इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ तो 4 आएगा, 1.45। कुल मोल स्मॉल n प्लस कैपिटल N होता है, मतलब कि 1.45 + 0.55 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा। और नहीं, ये 9 ही है। आंसर टोटल गड़बड़ कर रहा था इसलिए। 5 5 10 9 5 14 1 15 1 1 2 2.50 मोल। अब निकाल लेंगे क्या? एथेनॉल का मोल प्रभाज। एथेनॉल विलेय है। विलेय का मोल प्रभाज स्मॉल n प्लस कैपिटल N होता है। स्मॉल n की वैल्यू है 1.95/2.50। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। और इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.78। 2 दशमलव के 2 अंक तक ले जाएंगे तो इतना काफ़ी है। और इसमें 0.779 जो कि समथिंग में है,
इसलिए ये आंसर आपका हो जाएगा। प्रथम कोटि की एक अपक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक का मान क्या होगा? तो इसका आएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻2 पर सेकेंड। ठीक है, कैसे आएगा? 50 सेकंड में तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.693 अपॉन t हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन 50 भाग देंगे तो 0.0138, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये घात में आ जाएगा। पहले के घात का आंसर की बात करते हैं। कहनी जा रहा हूं क्रिया संपन्न नहीं होती एसिटिल्डिहाइड द्वारा। सेकंड ऑप्शन सही है, इसका ये फर्स्ट था, एसिटिल्डिहाइड द्वारा। पहले के अंगा की बात करें तो एनिलीन के ब्रोमीनन से प्राप्त होता है, तीसरा ऑप्शन सही है, ट्राइब्रोमो एनिलीन। ट्राइब्रोमो एनिलीन। पहले के चा की बात करें तो निम्नलिखित में मोनोसैकेराइड है फ्रक्टोज, दूसरा ऑप्शन सही है, फ्रक्टोज। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पर। उसके लिए क्या करते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। तो दूसरे का कह रहा असामान्य मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं? तो दूसरे का हेडिंग डालेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान। इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ऐसे मोलर द्रव्यमान जो ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मोलर द्रव्यमान से कम या अधिक आए, सामान्य मोलर द्रव्यमान से कम या अधिक आए असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मोलर द्रव्यमान से कम हो, यानी जो लगभग का मोलर द्रव्यमान है, ठीक है ना, उसमें से कुछ मात्रा कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, उसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। दूसरे के खा की बात करते हैं। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या की गणना की। परमाणुओं की कुल संख्या की, तो देखिए फलक केंद्रित में क्या होता है, परमाणु फलकों पर स्थित होता है। कहां पर होता है? फलकों पर स्थित होता है। 8 परमाणु तो घन के कॉर्नर पर होते हैं, ये हो गए, और 6 परमाणु कहां पर होते हैं? फलकों पर, इस तरह से ये 6 परमाणु। तो लिखेंगे क्या? चूंकि 8 परमाणु कोने पर स्थित है, कोने पर स्थित है, अतः कोने पर स्थित परमाणुओं का योगदान बराबर क्या होता है? 8 गुणे 1/8। 8 परमाणु है जिनका योगदान 1/8 होता है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिलाकर क्या आ जाएगा? 1 परमाणु। लिखेंगे चूंकि 6 परमाणु फलक केंद्रों पर हैं, अतः 6 परमाणुओं का योगदान
क्योंकि फलक में क्या होता है, योगदान 6 परमाणु है और प्रत्येक परमाणु का योगदान 1/2 होता है। 2 तिया 6 मतलब कि 3 परमाणु आ गया। तो नीचे लिख देंगे कुल परमाणुओं की संख्या। संख्या बराबर 3 + 1 = 4 परमाणु। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है आयनिक विलयन, दूसरे की गा की बात करते हैं। दूसरे की गा की बात करें, कह रहा आयनिक विलयनों की चालकता का मापन किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए आयनिक विलयन की चालकता का मापन उसके प्रतिरोध की माप द्वारा किया जाता है। अगर प्रतिरोध मिल जाए, प्रतिरोध को नाप लिया जाए तो उसकी चालकता को भी फाइंड किया जा सकता है बड़े आराम से, क्योंकि तो चालकता C = 1/R, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको साफ करते हैं और दूसरे के घा पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का कहना है कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण किन विधियों द्वारा किया जाता है, संक्षेप में लिखिए। तो भैया कोलाइडी विलयनों का जो शुद्धिकरण है वो अपोहन विधि द्वारा किया जाता है ना। किससे करेंगे, अपोहन विधि से करते हैं कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। तो हेडिंग डाल दो अपोहन और लिखिएगा कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। चलो हम लिखते हैं कोलाइडी विलयनों का शोधन अपोहन विधि द्वारा, अपोहन विधि द्वारा किया जाता है। अब अपोहन क्या है तो हेडिंग डालेंगे अपोहन। लिखेंगे क्या, पर्चमेंट झिल्ली द्वारा, पर्चमेंट झिल्ली द्वारा, पर्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन में घुलित पदार्थों को पृथक करने की क्रिया अपोहन या कोलाइडी विलयनों का शोधन कहलाती है। शोधन कहलाती है। ये तीसरे का कह रहा है ठोस क्रिस्टलों में बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
ठीक है, ठोस क्रिस्टल होते हैं, आपने पढ़ा है क्रिस्टल में अनियमितता, क्रिस्टल की व्यवस्थाओं में तो क्रिस्टली दोष हो जाता है ना। तो कौन कौन से दोष होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तीसरे का है, हेडिंग डालेंगे बिंदु दोष। 2 नंबर पर है, ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं होगी कि अगर बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। जैसे कि प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ये हमारी एक आदर्श व्यवस्था है, आदर्श क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में कोई एक धनायन आ जाए, ऋणायन आ जाए तो भी दोष उत्पन्न हो जाएगा, कोई एक धनायन आ जाए तो भी दोष उत्पन्न हो जाएगा, या फिर कोई एक धनायन या कोई एक ऋणायन अपने निश्चित बिंदु स्थान को छोड़कर किसी अंतराकाशी स्थान में चला जाए तो भी इसे हम क्या कहेंगे, बिंदु दोष कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, बिंदु दोष कहेंगे। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है रस समीकरण मितीय दोष। रस समीकरण मितीय दोष, रस समीकरण मितीय दोष के अंतर्गत शाटकी दोष ए नंबर, बी नंबर पे फ्रैंकल दोष और सी नंबर पर रिक्तिका दोष। और दूसरा प्रकार जो है अरस समीकरण मितीय है। अरस समीकरण मितीय दोष, इसके अंतर्गत धातु आधिक्य दोष और बी नंबर पे धातु न्यूनता दोष, ये होता है। तो तीसरे का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको साफ करके आगे बढ़ जाएंगे तीसरे के खा पर। तीसरे के खा पर बढ़ जाएंगे। कह रहा है क्या होता है जब। अच्छा, तीसरे खा में क्या होता है जब आ गया भैया। तीसरे का खा का फर्स्ट कह रहा क्या होता है जब SO2 को Fe लवण के साथ गर्म किया जाता है। SO2 को Fe लवण के साथ गर्म किया जाता है। इसमें दे रहा है SO2 को Fe थर्ड लवण के साथ, सॉरी, तो थर्ड लवण का मतलब है Fe की वैलेंसी कितनी होगी, 3+ होगी, थर्ड लवण का मतलब। ठीक है, इसको SO2 के साथ गर्म करेंगे तो इसमें वाटर की आवश्यकता और होगी, H2। ठीक है, तो ये Fe2+, ठीक है, 3+ से Fe2+ में और प्लस SO4 हो जाएगा, SO4 ठीक है। तो अब बैलेंस करना पड़ेगा भैया, 2Fe3+,
2Fe2 प्लस कर देते हैं, और SO4 है तो 2H2O करेंगे, तब SO4 हो पाएगा प्लस 4H प्लस। बैलेंस करते हैं, 2 तिया 6 प्लस के हैं, 2 दूनी 4 प्लस के, और 4 प्लस के 8, 2 माइनस के 6 प्लस के हो जाएंगे, ये समझ। अब अगर हम इसके लवण को बनाए तो देखिए लवण कैसा होगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस SO2 प्लस H2, ये बनेगा 2FeSO4, 2FeSO4 प्लस H2SO4, 2FeSO4 प्लस H2SO4। तो यहां पर हम बैलेंस करेंगे 2, तभी तो SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। प्लस H2 नहीं नहीं, ये बैलेंस नहीं होगी, ये ऊपर वाला इतना ही ठीक है। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। सेकंड नंबर, अमोनिया को क्लोरीन के आधिक्य के साथ गर्म करते हैं। तो अमोनिया को क्लोरीन के आधिक्य के साथ गर्म करेंगे तो 3Cl2 बन जाएगा, और ये हो जाएगा NCl3 प्लस 3HCl। ये एक विस्फोटक होता है। तीसरे का प्रत्येक के 2-2 उदाहरण देते हुए द्विक लवण तथा संकुल यौगिकों में अंतर कीजिए। तीसरे का द्विक लवण, और इधर लिखेंगे संकुल यौगिक। संकुल यौगिक द्विक लवण में क्या लिखेंगे, वे लवण ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, परंतु विलयन अवस्था में अस्थायी होते हैं। या लिख दें, विलयन अवस्था में अपना अस्तित्व खो देते हैं। और इधर लिखेंगे ये ठोस व विलयन दोनों अवस्थाओं में, ये ठोस या व विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थायी होते हैं। मतलब ये इनका अस्तित्व होता नहीं है, ये जैसे है वैसे ही बने रहते हैं हमेशा, ठोस हो या विलयन। ठीक है, ठोस हो या विलयन, ये दोनों अपनी अवस्थाओं में बने रहते हैं। नंबर 2, ये विलयन में अवस्था में अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। वियोजित हो जाते हैं, इनका एक भाग आयनित नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। अब जब ये आयनों में टूटेगा तो क्या बनाएगा, 2K प्लस 2Al पे 3 प्लस 4SO4 पे डबल माइनस प्लस
2H24H2। इस तरह से ये अपने आयनों में टूट जाता है। और ये वाले जो होते हैं, जैसे कि इधर एग्जांपल ले K4 FeCN का होल 6, तो ये क्या हो जाएगा 4K प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस, ये वाला भाग जो है आयनों में नहीं टूटता है। इसी को उपसे संयोजी यौगिक, उपसे संयोजी भाग या संकुल भाग कहलाता है। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया तीसरे का गा। अब हम लोग तीसरे के घा की ओर चलेंगे। तीसरे के घा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का घा, आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। कह रहा आरएनए पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरे का घा आरएनए, तो भैया ये पीछे हम करवा चुके हैं डीएनए आरएनए, तो पीछे से देखें। यह बहुत कॉमन सी चीज है डीएनए आरएनए, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम लोग चौथे के का पर चलेंगे। कह रहा नर्स समीकरण लिखिए तथा उसकी एक उपयोगिता बताइए। नर्स समीकरण लिखना है और उसकी एक उपयोगिता देना है कि ये कहाँ पर उपयोगी है, किस प्रकार से उपयोगी है। तो नर्स समीकरण आपको पता है, E बराबर E0 प्लस 2.303 RT अपॉन NF log 10 m की पावर n प्लस, जहाँ E बराबर इलेक्ट्रोड विभव, E0 बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, R बराबर नियतांक जिसका मान 8.314 जूल सेकेंड, T बराबर परम ताप, N बराबर भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F बराबर फैराडे संख्या, फैराडे संख्या, और जिसका मान होता है 96,500 कूलम, log 10 m की पावर n प्लस, मतलब सांद्रता में परिवर्तन। ये हो गया। अब इसकी कह रहा है उपयोगिता बताना है, इसका हम उपयोग कहाँ पर करते हैं। तो हेडिंग डाल दी हमने उपयोगिता। इसका उपयोग विद्युत रासायनिक सेल की क्षमता ज्ञात करने में किया जाता है, तो ये हो गया हमारा चौथे का काम। अब आगे की बात करते हैं। तो चौथे के घा में कह रहा है विषमांगी उत्प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 4 के घा की बात करें तो कह रहा है विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में पूछ रहा है, जो कि उत्प्रेरण टॉपिक आपका हटा हुआ है, और अगर आपको करना है तो चैप्टर नंबर 5 पर ये मिल जाएगा। मेरे ही सिलेबस, मेरे ही ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, प्ले लिस्ट पर जा करके वहां से आप चैप्टर नंबर 5 देख सकते हैं। चौथे के गा की बात करें, 4 का गा कह रहा निम्नलिखित अभिक्रिया में A, B तथा C यौगिकों को पहचानिए।
अब जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है CH3COOH, इसको NH3 के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, कोई कंपाउंड A बना है, इसको दोबारा NaOBr से रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम हाइपोब्रोमाइड से। तो यहाँ Br, सॉरी ये Br नहीं B होना चाहिए, और इसको हम NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो C बनेगा। ठीक है, अब इसमें से हमें ये पहचानना है कि कौन सा यौगिक कहां पर है। तो देखो CH3COOH को NH3 के साथ अगर हीट करेंगे तो ये CH3CONH2 ये A हो गया हमारा, एसीटामाइड बनाएगा या एथेनामाइड कह दे। ठीक है, इसका नाम होगा एथेनामाइड। अब A बन गया तो इसको इसने किससे रिएक्ट करवा दिया, NaOBr से। NaOBr से करवाएंगे तो मेथिलेमिन CH3NH2 ये B हो गया, इसका नाम होगा मेथिल एमी। ठीक है, अब इसको रिएक्ट करवा रहे हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये मेथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3OH बन जाएगा। ये हमारा C हो गया, तो इसका नाम हो गया मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा ABCD हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ना है। चौथे का घा, बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है ग्लूकोज के दो गुणधर्म का समीकरण लिखिए। दो गुणधर्मों के समीकरण लिखाते हैं। चौथे का घा, तो क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं नंबर 1 PCl5 से क्रिया CHO CHOH का होल 4 CH2OH प्लस 5 PCl5 एरो मार्क बन जाएगा क्या, CHO CHCl का होल 4 CH2Cl प्लस 5 POCl3 प्लस 5 HCl, ये बन गया पेंटाक्लोरोग्लूकोज। ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरी हम ले लेते हैं CHO, नहीं ऐसा करते हैं, दूसरा लेते हैं, पहले हेडिंग CH3COCl से क्रिया। तो CHOH का होल 4 CH2OH प्लस 5 CH3COCl हेरोमा CHO CHCOO CH3 का होल 4 CH2COO CH3 प्लस 5 HCl, ये बचा। तो उसने कहा था ग्लूकोज के दो गुणधर्मों का समीकरण लिखिएगा, तो ये दो गुणधर्म हो गए। ठीक है, जो OH समूह को प्रेजेंट करते हैं। और बाद में उसने कहा है, इसी में जोड़ा है, कह रहा है ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह, तो ग्लूकोज का जो कार्बोनिल समूह होता है वो ये होता है। कार्बोनिल समूह की उपस्थित होने को कैसे सिद्ध करेंगे, तो आइए हम इस बात को सिद्ध करते हैं। ये दो लिखने के बाद यहां पर हम लोग हेडिंग डालेंगे कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। क्या डालेंगे, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति। तो क्या होगा, अगर हम इसकी HCN से क्रिया करवा दें, HCN से, तो ये बन जाएगा CHOH CN CHOH का होल 4
CH2H, ये बना ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट, ठीक है। इसी तरह तो ये समूह, ये क्रिया जो होती है जो साइनोहाइड्रेट देता है, ये एल्डिहाइड देते हैं या कार्बोनिल समूह वाले देते हैं। कौन देता है? कार्बोनिल समूह। इससे सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। पांचवें का क्या कह रहा है? मोलर अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। मोलर अवनमन स्थिरांक को परिभाषित करना है और साथ में इसमें जोड़ रहा है 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल और को 500 ग्राम जल में विलय किया गया। तो पहले तो हम लोग पांचवें ऐसा करते हैं, साफ कर लेते हैं तो पूरा क्वेश्चन एक ही बार में आ जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी लगा हुआ है, इसी में जुड़ा हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं। मोलल अवनमन स्थिरांक तो लिख के आ सकते हैं, किसी विलेय के एक मोल को, किसी विलेय के एक मोल को 1000 ग्राम में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन हुआ, अवनमन माने कमी हुई, जो अवनमन हुआ मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। इसे डेल्टा TF से नहीं, इतने रखो, ज्यादा आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है m बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल। इस फॉर्मूले से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी सवाल में, इसी के अंतर्गत उसने एक क्वेश्चन जोड़ रखा है इसी के साथ में, है ना। क्या जोड़ रखा है? कह रहा है एथिलीन ग्लाइकोल के 31 ग्राम, तो स्मॉल w इक्वल टू 31 ग्राम हो गया और को 500 ग्राम जल में घोला गया, कैपिटल W इक्वल टू 500 ग्राम। और एथिलीन ग्लाइकोल का जो अणुसूत्र है वो दे रहे हैं C2H6O2 का m फॉर अणुभार होता है वो 62 आएगा। और KF की वैल्यू दे रहे हैं 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और हमसे कह रहे हैं हिमांक की गणना कीजिए, विलयन के हिमांक की गणना कीजिए, डेल्टा TF की गणना करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा ये होता है, अगर हम इससे डेल्टा TF को पक्षांतर करेंगे तो 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W, ये हो जाएगा। तो 1000 गुणे KF का मान 1.86, स्मॉल w का मान 31 है, अपॉन कैपिटल W 62, m 62 हो गया और कैपिटल W का मान 500। 31 दूनी 62 हो गया, 500 दूनी 1000 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा TF बराबर क्या आ जाएगा? 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो उसने कहा है क्या कि हिमांक ज्ञात करना है, तो हिमांक के लिए क्या करेंगे? हिमांक बराबर हो जाएगा 273, सॉरी ये डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं केल्विन में आएगा, 273 माइनस 1.86। भाई इतनी कमी हो गई ना, नॉर्मल टेम्परेचर 273 केल्विन होता है। अब इसमें से घटाएंगे तो 13 में 6 गए 7,
और 16 में 8 गए 8, नहीं ऐसा कर 273.00 माइनस 1.86, तो 10 में 6 गए 4, 9 में 8 गए 1 और यहाँ पर 271.14 केल्विन, ये इसका हिमांक आ जाएगा। ठीक है, ये इसका हिमांक आ जाएगा। तो ये पांचवें का इसी में कंप्लीट हो जाता है। साफ कर देते हैं। पांचवें का हो गया। अब हम लोग पांचवें के खा पर चल रहे हैं। पांचवें का खा कह रहा है अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना। आणविकता हम करा भी चुके हैं, यही 2022 में आणविकता एवं कोटि में अंतर। तो इसको सेल्फ कर लेंगे और नहीं तो चैप्टर नंबर 4 पर मिल जाएगा बड़ी आसानी से, मॉडल में भी मिल जाएगा, आपके नोट्स पर भी मिल जाएगा। पांचवें, अच्छा इसी में जो सवाल जुड़ा हुआ है उसको हम लोग करते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की किसी अभिक्रिया को 99.9% पूर्ण करने में लगा समय उसके t½ का 10 गुना होता है ना। लगा समय उसके t½ का 10 गुना होता है। तो अंतर को स्पष्ट सिद्ध कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं x बराबर कितना विघटन हो चुका है, 99.9% हो चुका है। तो प्रारंभिक मात्रा a इक्वल टू क्या मान लेंगे, 100 परसेंटेज में, इसलिए और a माइनस एक्स जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 99.9 इक्वल टू 0.1% आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, सिद्ध करना है तो क्या करेंगे भैया, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 a बटे a माइनस एक्स। 2.303 अपॉन टी, टी हम किसके लिए लगा रहे हैं, 99.9% के लिए लगा रहे हैं। log 10 a की वैल्यू कितनी है, 100 बटे a माइनस एक्स की है 0.1, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे। 2.303 अपॉन टी 99.9% इंटू ये हो जाएगा log 10, ये तो बेस वाला, ये क्या हो जाएगा 10 की घात 3 हो जाएगा। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 3 में, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी 99.9% लॉग, ये क्या हो जाएगा इंटू 3 log 10। ठीक है, यहाँ साइड में दिखाएंगे चूंकि k बराबर होता है 0.693 अपॉन t½ 0.693, तो इस k की जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे तो 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा t½ अब इसको हम इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, या एक लाइन और लिख लेते हैं 693 अपॉन t½ इक्वल टू 2.303 अपॉन t 99.9% इंटू 3 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर हम करेंगे इसके आगे, तो ये हो जाएगा t 99.9% अपॉन t½ इक्वल टू ये हो जाएगा 2.303 इंटू 3 अपॉन 0.693। 3 से इसको काट देंगे, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2303 बटे 231 है ना। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 एकम 3, 231 और ये 1 हो जाएगा। अब अगर इसका हम भाग देंगे तो t 99.9% अपॉन t½ इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.9। ठीक है, 9.9 समथिंग आएगा, तो t 99.9% इक्वल टू t½ और इसे हम 9.9 को 10 मान सकते हैं। यही हमारा प्रूफ करता है कि अर्धायु का 10 गुना होता है। अर्धायु का 10 गुना होता है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 का खा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलने वाले हैं 5 के गा पर। 5वें की गा पर चलेंगे। पांचवें का गा थ्योरेटिकल कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि स्कैंडियम गा का पहला पार्ट में डिवाइड है।
कह रहा है कि स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक नहीं है। स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है परंतु जिंक नहीं है, ऐसी बात कर रहा है ना। तो देखो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है। विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। इस हिसाब से डी में आपको पता है 5 कक्षक बनते हैं, तो 5 कक्षक बना देंगे 3d और 1 इलेक्ट्रॉन है। यहीं पर अगर हम जिंक 30 का करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10। तो 10 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 0 और 1 और यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर 0। तो आप देखेंगे क्या, इसको आपको लिखना होगा, मैं बोलूंगा। पहले ये दोनों चीज उतार लेंगे, लिखेंगे स्कैंडियम की मूल अवस्था व उत्तेजित अवस्था दोनों में 3D कक्षक अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है, इसलिए इसे संक्रमण तत्व माना जाता है। जबकि Zn यानी जिंक की मूल व उत्तेजित अवस्था दोनों में 3D कक्षक पूर्ण रूप से भरी हुई है, इसलिए इसे संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट जुड़ा था। Cr++ अपचायक है जबकि Mn3+ आक्सीकारक है, जबकि दोनों का D4 विन्यास है। चलो भैया, क्या है Cr3+, नहीं Cr पे 3+ दिया गया। चलिए ठीक है, Cr पे 3+ है, इसका इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 24 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होता है, लेकिन क्या है ये अपवाद में आता है, तो 4s1 हो जाता है और 3d5 हो जाता है। अब क्योंकि हमें इससे दान भी करना है, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 3, तो पहले 4s का 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और उसके बाद 2 इससे निकलेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3d3 आ जाएगा। ठीक है, और आगे क्या कहा कि Mn ऑक्सीकृत होता है। Mn जब ऑक्सीकृत होगा तो Mn3+ की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 ऐसा होना चाहिए। तो Mn देखिए क्या होगा, Mn जो होगा 3+ से जब ऑक्सीकृत होगा तो Mn 2+ बनाएगा, और जब 2+ बनाएगा तो ये 4s 0 रहेगा और 3d5 बना रहेगा। ठीक है, तो आगे लिखेंगे क्या, लिखेगा Cr2+, अच्छा सॉरी ये Cr2+ है, तो यहां पर 3d4 बना रहेगा। Cr2+ एक अपचायक है, लिखें Cr2+ एक अपचायक है क्योंकि इसका विन्यास D4 से D3 में, यानी अगर Cr3+ होगा, 2+ से किस में कन्वर्ट होगा, Cr3+, तो ऐसा होगा। हाँ, क्या लिखा, D4 से D3
D4 से ऐसे लिखना है आपको, D4 से D3 में परिवर्तित हो जाता है, D4 से D3 में परिवर्तित हो जाता है, जिससे अर्धपूरित स्तर बचता है, इससे अर्धपूरित स्तर बचता है। इसलिए यह अपचायक है। जबकि दूसरी ओर Mn3 प्लस से Mn2 प्लस, ऐसे लिखेंगे Mn3 प्लस से Mn2 प्लस परिवर्तन में अर्धपूरित विन्यास D5 प्राप्त होता है, जो इसे अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है, ये हो गया हमारा। आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, पांचवें का घा, बड़ा क्वेश्चन है भैया, सारा सॉल्व करना पड़ रहा है। कह रहा निम्नलिखित के उपसय संयोजन यौगिकों के सूत्र लिखिए। आओ, इस बार IUPAC नाम दे रखा है, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट सेकेंड, ठीक है। ये इसका हमें क्या करना चाहिए, सेकंड और रुक जाते हैं, चलो पहले एक कर लेते हैं। तो पोटेशियम के लिए क्या लेंगे, के लेंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ट्राई ऑक्जेलेटो माने C2O4 का होल थ्राइस हो जाएगा, और क्रोमेट के लिए Cr हो जाएगा। अब क्या है कि देखिए यहां पर जो आता है इसको तो वैसा जैसा देगा वैसा ही रख देते हैं। समस्या कहां पर आती है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, 2। तो क्या करेंगे, जैसे K की 1 मानेंगे, प्लस Cr के लिए x मानेंगे, C2O4 की -2 × 3 = 0, तो 1 प्लस x -6 = 0। अब देखिए यहां पर एक घटेगा तो 5 आएगी, है ना। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 5 आएगी, तो हम ऐसा क्या करें, यहां तो कुछ कर नहीं सकते, इसमें कुछ कर नहीं सकते, कितने घटाएं या बढ़ाएं, तो यहां पर अगर हम 4 कर दें तो K की क्या हो जाएगी, 1 × 4 मतलब कि 4 आ जाएगी, x -2 बचा, तो x बराबर क्या आ गई, 2 ऑक्सीकरण संख्या आ गई। तो इसी आधार पर क्या हो जाएगा, K4Cr C2O4 का होल थ्राइस। इसी का दूसरा ऑप्शन है। कह रहा डाइक्लोरो बिस एथेन 1,2 डाइएमीन, एथेन 1,2 डाइएमीन, प्लेटिनम 4th नाइट्रेट। तो केंद्रीय धातु हमारी प्लेटिनम शो कर रही है, प्लेटिनम हो जाएगा। डाइक्लोरो माने Cl2 जुड़ेगा, और बिस एथेन डाइएमीन का हो जाएगा En का होल ट्वाइस, En का होल ट्वाइस हो जाएगा। जैसा कि वो बोल रहा है वैसे ही करना है हमें। और इसमें IP कोई नजर नहीं आ रहा, नहीं IP इसमें नाइट्रेट होगा, तो NO3 का होल ट्वाइस। ये बन जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 6वें की का, क्वेश्चन नंबर 6 का।
छठवें की का में भैया बड़ा लफड़ा। छठवें की का फर्स्ट का एक्स कह रहा हैलोजन रंगीन होते हैं क्यों? हैलोजन रंगीन होते हैं क्यों? तो इसमें लिखेंगे हैलोजनों के रंगीन होने का कारण उनके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन दृश्य क्षेत्र से विकिरणों को अवशोषित करके उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। विकिरणों के भिन्न भिन्न क्वांटम ऊर्जा स्तर को अवशोषित करने के कारण भिन्न भिन्न रंग प्रदान करते हैं। अब इसका वाई कह रहा अमोनिया की प्रगति क्षारीय होती है क्यों? देखिए अमोनिया की अगर संरचना सूत्र बनाए तो H और H इसके बाद दो एक इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर जो है वो क्या होता है? फ्री होता है। भाई 5 होते हैं, 3 की साझेदारी हो गई। तो ये स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद लिखेंगे अमोनिया अणु में ऐसे लिखो अमोनिया अणु में एक दाता इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे लिखो अमोनिया अणु में एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, ये वाला उपस्थित होता है जिसे वह दान कर सकता है। और लुईस के अनुसार साइंटिस्ट का नाम है लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले अणु या परमाणु को लुईस क्षार कहते हैं। इस प्रकार अमोनिया क्षारीय प्रगति को दर्शाता है। क्षारीय प्रगति को दर्शाता है। अब छठवें के का सेकंड का एक्स कह रहा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण जिंक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। तो देखिए जिंक के लिए Zn ले लेंगे प्लस HNO3 ले लेंगे, एरो मार बनेगा जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस। तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहां पर 4 करेंगे और यहां पर 10 करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4ZnNO3 का होल ट्वाइस। तो नाइट्रोजन Zn तो पूरा हो गया, नाइट्रोजन हो गई 2 एकम 2 2 चौको 8 हो गई, प्लस हाइड्रोजन हमारे पास 10 है तो इसको हम अगर 5H2O कर दें 5H2O, ठीक है ना। क्या कर देते हैं भैया 5H2O, तो हाइड्रोजन कंप्लीट हो गई। ऑक्सीजन की बात करें तो अभी नाइट्रोजन हमारी 2 जिंदा है तो 10 तिया 30 और 3 दूनी 6 6 चौके 24 24 और 5 29, एक ऑक्सीजन बची है जो कि N2O नाइट्रस ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? नाइट्रस ऑक्साइड। ये पहला हो गया। इसी का वाई क्या कह रहा है कि फेरस सल्फेट विलयन में H2SO4 की फेरस सल्फेट विलयन में
H2SO4 की उपस्थिति में Cl2 गैस प्रवाहित करें। फेरस सल्फेट विलयन में H2SO4 की उपस्थिति में Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा भैया, ये फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देगा। FeSO4 प्लस H2SO4 अम्लीय माध्यम की बात कर रहा है, Cl2 प्रवाहित करेंगे तो ये बनेगा Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस 2HCl। अब बैलेंस करेंगे तो Fe के 2 हो रहे हैं, यहाँ 2 लगा देंगे और सारा समीकरण हमारा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में छठवें का तो कंप्लीट हो गया। अब इसके अथवा की बात करते हैं। कह रहा प्रयोगशाला में अमोनिया गैस बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, इसे शुष्क अवस्था में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जो अमोनिया गैस का निर्माण है वो हम लोग सेट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 और सेट नंबर 4 के अलावा और भी हमने कहीं करवाया। देखो एक सेकंड में बता रहा हूँ। प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड वाली इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। सेट नंबर 2 में तो नहीं कराया, छठवां। तो सेट नंबर सेट नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 6 में 2022 इसी सीरीज में हमने इसको करवा दिया है। अब इसने एक लाइन जोड़ रखी है, अमोनिया से शुष्क अवस्था में किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या होगा, प्रयोगशाला विधि द्वारा लिखेंगे क्या, एक लाइन बता रहा हूं। प्रयोगशाला विधि द्वारा बनी अमोनिया को कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझे चूने से प्रवाहित करने पर शुद्ध व शुष्क अमोनिया प्राप्त हो जाती है। शुद्ध व शुष्क अमोनिया प्राप्त हो जाती है। और प्रयोगशाला विधि जो है आप लोग, मैं पीछे करवा चुका हूं, वहां से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई। आगे कह रहा है, इसी में जोड़ रहा है, कह रहा है अमोनिया अणु की चतुष्फलकी। ये तो हमारा था फर्स्ट पार्ट। ये हमारा था फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट में कह रहा है, छठवें के का अथवा का सेकेंड पार्ट कह रहा है, अमोनिया अणु की चतुष्फलकीय प्रगति को समझाइए। अमोनिया अणु की चतुष्फलकीय प्रगति को समझाएंगे तो देखिए क्या होता है। अभी संरचना बनाया था, इससे पहले दोबारा से फिर बना दे रहे हैं। यहाँ पर एक ऐसा होता है। तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, इसमें संकरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संकरण निकालेंगे। तो संकरण के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जितने सिंगल बॉन्ड उतने ही सिग्मा बॉन्ड। तो 1 2 3 इक्वल टू 3। नंबर ऑफ एलपी इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक जोड़ा है। और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी ये वाला 3 तो है नहीं कहीं पर, तो ये 0 हो जाएगा। टोटल मान 4 हो जाएगा। 4 कक्षाएं किसमें होती है, sp3 संकरण में होती है ना। तो ये लिखने के बाद लिखेंगे, इतना करने के बाद लिखेंगे, अमोनिया अणु में sp3 संकरण पाया जाता है। अमोनिया अणु में sp3 संकरण पाया जाता है, जिसके कारण यह समचतुष्फलकीय संरचना प्रदर्शित करता है। समचतुष्फलकीय संरचना प्रदर्शित करता है। और किन्हीं भी दो संयोजकताओं के बीच
109 अंश 28 मिनट का कोण बनता है। 109 अंश 28 मिनट का कोण बनता है। यह हो गई चतुस्थल की प्रगति की संरचना, ये ठीक है। इसी का थर्ड पार्ट कह रहा है कि अमोनिया के कोई दो रासायनिक गुणधर्मों का समीकरण लिखिए। तो नंबर 1 पर लिख देते हैं HCl से क्रिया। क्या लिखते हैं? HCl से क्रिया अगर कराएंगे तो NH3 प्लस HCl एरो मार्क बन जाएगा NH4Cl। नंबर 2 पर ये पहला पार्ट ए नंबर डाल दो और अब हम डालते हैं बी नंबर। बी नंबर पर हम लिख देते हैं Cl2 के अमोनिया के आधिक्य में Cl2 से क्रिया। अगर ऐसा लिखते हैं तो 8NH3 प्लस 3Cl2 एरो मार्क 6NH4Cl प्लस N2। ये हो गए दो रासायनिक गुण। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन था, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 के का अथवा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास अभी और लॉन्ग आंसर है, उनको भी कंप्लीट करना है। हम लोग चलते हैं छठवें के खा। खा में कह रहा है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल के साथ अपक्रिया होती है। एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल के साथ अपक्रिया होती है। तो अगर हम एथिल अल्कोहल की एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे, मतलब कि पहला CH3COOH प्लस C2H5OH एरो मार्क, ये H और OH मिलकर के निकल जाएंगे तो बना देंगे CH3COO C2H5 प्लस H2O। ये बन गया एथिल एसीटेट। अब इसका दूसरा पार्ट, दूसरा नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है एनीसॉल का नाइट्रीकरण करते हैं। एनीसॉल का नाइट्रीकरण करते हैं। तो एनीसॉल जो होता है, कल वाले सेट में था OCH3 एनीसॉल है, प्लस HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो आर्थो और पैरा नाइट्रो एनीसॉल प्राप्त होता है। आर्थो और पैरा नाइट्रो एनीसॉल प्राप्त होता है। ये बनेगा आर्थो और पैरा नाइट्रो एनीसॉल प्राप्त होता है। नंबर 3 वगैरह फिनॉल सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। फिनॉल क्या होगा भैया? OH प्लस 3HNO3 कंसंट्रेट H2SO4, तो ये क्या बना देगा? ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। काफी पूछी जाती है अब क्रिया, इंपॉर्टेंट है। NO2 और NO2 प्लस 3H2O, ये हो जाएगा। नंबर 4 चौथा क्या कह रहा है? एथेनॉल का निर्जलीकरण किया जाता है। एथेनॉल का निर्जलीकरण, एथेनॉल माने CH3 CH2OH, निर्जलीकरण कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कर सकते हैं। गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, यानी एक वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। नंबर 5 की बात करें, पांचवा फिनॉल की अपक्रिया Br2 से कराई जाती है। फिनॉल माने रिंग हो जाएगा, OH प्लस 3Br2 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। रिंग OH Br प्लस 3HBr ट्राइब्रोमोफिनॉल, है ना? ट्राइब्रोमोफिनॉल प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब इसी के बाद हम लोग, तो ये छठवें के खा का, सॉरी मिस्टेक ये हुआ है
कि छठवें के खा का ये अथवा वाला है, ठीक है ना, अथवा पहले हो गया है और अब हम लोग छठवें के खा को बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हो चुका है, हमारा टाइम मिस नहीं करेंगे। ये छठवें के खा का अथवा है जो कि कंप्लीट हो गया है। अब हम छठवें के खा को करेंगे एक बार, जो छूट गया है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, छठवें का खा का फर्स्ट पार्ट, कह रहे निम्नलिखित यौगिकों के आयुपीएसी नाम लिखिए। तो जो पहला दिया गया है वो ये है CH3O CH नहीं CH3 का होल ट्वाइस। इसको एक बार हम खोलते हैं तो क्या बनेगा, CH3O CH CH3 और CH3 यहाँ आ जाएगा। तो गिनती करेंगे 1 2 3, है ना, ये लंबी श्रृंखला मिल जाएगी। ईथर ग्रुप है, 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। और इसका जो दूसरा पार्ट दिया गया है वो ये है CH3 का होल थ्राइस COH। तो अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, CH3 COH CH3 और CH3। लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा 2 मेथाइल प्रोपेनॉल 2, ये, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, कह रहा रीमर टीमन अपक्रिया, असम्मित ईथर, विलियमसन संश्लेषण, ये सब आपके नोट्स पर उपलब्ध हैं, सब चीजें नोट्स पर उपलब्ध हैं, तो सेल्फ आप कर सकते हैं। और अगर नहीं आती है तो हम आपको बता देंगे, आप हमें 9412653889 पर कर सकते हैं। यहीं पर हमारा नीट का ग्रुप आने वाला है, जो नीट का ग्रुप नीट की तैयारी करवाएगा, बहुत जल्द आने वाला है नीट का ग्रुप, उससे भी हम आपको मिलवाएंगे, ठीक है ना, उससे भी हम आपको, उस ग्रुप से भी आपको मिलवाएंगे और नीट की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के का पर। तो एक काम करते हैं, ठीक है, कह रहा 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का है, कह रहा बुर्ज अपक्रिया, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, फिटिंग अपक्रिया, ये सब आपको सेल्फ करना है, ठीक है। ये सब आपके पास नोट्स में मौजूद है और अगर नहीं मिलता है तो हम आपको एक साथ करवाएंगे, ठीक है ना। यानी अनसोल्ड का काम खत्म हो गया, सारे अनसोल्ड में जितनी सी अभिक्रियाएं हैं उन सबको कॉमन करके आपको लिखवाएंगे। तो 7वें का हो गया। 7वें के का अथवा देखते हैं। 7वें की का अथवा कह रहा क्या होता है जबकि क्लोरोबेनिन की निम्नलिखित से अभिक्रिया होती है। क्लोरोबेनिन की निम्नलिखित से अभिक्रिया होती है तो क्लोरोबेनिन की निम्नलिखित से अभिक्रिया होती है। नंबर 1 पर कह रहा है नाइट्रीकरण कराते हैं क्लोरोबेनिन का। क्या करवाते हैं भैया? क्लोरोबेनिन का नाइट्रीकरण करवाते हैं। तो आर्थो और पैरा नाइट्रो प्राप्त हो जाएगा। तो क्या करें भैया, क्लोरोबेनिन आपको पता है रिएक्शन बनाएंगे, Cl हो जाएगा प्लस HNO3 से रिएक्ट करवाएंगे तो ये बन जाएगा आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेनिन, आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेनिन, ठीक है। और प्लस दूसरा क्या बन जाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेनिन, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेनिन P, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेनिन बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसी में कह रहा है, ये पहला था हैलोजनीकरण कराएंगे। हैलोजनीकरण तो मान लो कि हमने Br2 से करवा दिया, किससे, या Cl2 से ही करवा देते हैं। चलो Cl2 Cl प्लस Cl2 से रिएक्ट करवा देंगे तो इसमें भी आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन प्राप्त होगा प्लस
Cl पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त हो। इसी का थर्ड पार्ट है सल्फोनीकरण करवाएंगे। क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण करवाते हैं Cl। सल्फोनीकरण हमेशा H2SO4 से होता है, तो ये बनाएगा Cl आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिकम, आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और दूसरा क्या प्राप्त होगा प्लस लगा के SO3H पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो ये था सातवें के का अथवा। अब हम लोग चलने वाले हैं सातवें के खा पर। सातवें के खा पर सातवें के खा में कह रहा है फलाने फलाने अभिक्रिया, है ना। तो ये सब आपको नोट्स में मिलेंगे, सेल्फ करना होगा आपको, स्वयं कर लेंगे इसे। अथवा में कह रहा है सातवें के खा का अथवा कह रहा है टालिन अपघर्मक का उपयोग, फेलिंग विलयन का उपयोग और मेथिल कीटोन का हेलोफॉर्म द्वारा ऑक्सीकरण। मेथिल कीटोन का हेलोफॉर्म द्वारा ऑक्सीकरण करवाएंगे। तो इसको हम लोग करने वाले हैं नंबर 1 पर डालेंगे टालिन अभिकर्मक का उपयोग। टालिन अभिकर्मक का उपयोग हेडिंग डाल दें और लिखना शुरू करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य अंतर करने के लिए टालिन अपघर्मक का प्रयोग किया जाता है। अंतर करने के लिए टालिन अपघर्मक का उपयोग किया जाता है। आगे लिखो अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन को टालिन अपघर्मक कहा जाता है। टालिन अपघर्मक कहा जाता है। आगे लिखेंगे एल्डिहाइड टालिन अपघर्मक को अपचयित कर रजत दर्पण देते हैं। इस अपक्रिया में एल्डिहाइड स्वयं को कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये बनेगा क्या AgNH3 का होल ट्वाइस OH। ये है हमारा टालिन अभिकर्मक, ठीक है। ये है हमारा टालिन अभिकर्मक। हाइड्रोजन 4 1 5 4 6 1 7 हो रही है, ठीक है। ये टालिन अपघर्मक हो जाता है। अब इसकी क्रिया अगर हम किसी एल्डिहाइड यानी RCHO प्लस Ag2AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस 3OH माइनस से कराते हैं तो ये RCOO माइनस प्लस 2Ag
रजत दर्पण जो कि है रजत दर्पण प्राप्त हो जाएगा, प्लस 2Ag हो गया, प्लस 4NH3 प्लस 2H2O बच जाएगा। ये हमारी अपक्रिया होगी। इस अपक्रिया को रजतीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। नंबर 2 पर डाल देंगे फेहलिंग विलयन का उपयोग। फेहलिंग विलयन का उपयोग, इसमें लिखेंगे जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट और कीटोन समूह के मध्य विभेद करने में उपयोग किया जाता है। जो कि फेहलिंग विलयन ए तथा फेहलिंग विलयन बी का मिश्रण होता है। इसकी क्रिया किसी एल्डिहाइड से कराने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। RCHO प्लस 2CuO एरोमार, RCOOH प्लस Cu2O का रेड PPT देता है, लाल अवक्षेप देता है। नंबर 3 हो जाएगा मेथिल कीटोन का हेलोफॉर्म अपक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण। मेथिल कीटोन का हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण। तो इसमें लिखेंगे क्या? देखिए मेथिल कीटोन समूह युक्त यौगिक लिखना शुरू करें। मेथिल कीटोन समूह युक्त यौगिक हाइपोहैलाइड द्वारा अम्लीय लवण में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस अपक्रिया में हैलोफॉर्म बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं RCO CH3 ठीक है, प्लस X2 प्लस 4NaOH और यहां पर क्या होगा 3H2 ले लेंगे, बन जाएगा क्या CHX3 प्लस 3NaX प्लस RCOONA प्लस 3H2। ये हेलोफॉर्म। तो इस तरीके से ये हमारा 7वां यानी कि 5वां सेट कंप्लीट हो जाता है ना। 7वें के खागातवा चल रहे थे हम लोग, 5वां सेट कंप्लीट हो जाता है और हम लोग पर डे अपनी मंजिल की ओर कंटिन्यू धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। पर डे अपनी मंजिल की ओर कंटिन्यू धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग कि एग्ज़ाम का समय बहुत ही नज़दीक आ गया है। अब हमारे पास सोने या समय को बर्बाद करने के लिए समय नहीं होगा, इसलिए हम लोग बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के सारी समस्याओं को एक किनारे रखते हुए अपनी बहानेबाजी बंद करके कि हमारे पास ये काम था वो काम था, ऐसा नहीं है। अपने अभिभावक, अपने गार्जियन से कह दो कि अब हमें 10-15 दिन बिल्कुल पढ़ने दीजिए, किसी काम पर ना लगाएं, जिससे कि आपको हम अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे सकें। ऐसी हम आपकी अच्छे रिजल्ट की प्रभु से कामना करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।